गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लासेस। सो इन दिस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस जो क्लासेस थे उसमें हमने देखा था फोर्स के बारे में देखा था, फोर्स और फोर्स सिस्टम के बारे में देखा था। तो फोर्स सिस्टम में डिफरेंस क्या था? तो कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करता है तो हम लोग उस फोर्स को फोर्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ द फोर्सेस मोर देन द वन फोर्सेस काम करता है तो उस फोर्स को हम लोग फोर्स सिस्टम बोलते हैं या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं सिस्टम ऑफ द फोर्सेस को किसमें? कॉप्लेनर फोर्सेस, नॉन कॉप्लेनर फोर्सेस में। फिर कॉप्लेनर फोर्सेस में क्या क्लासिफिकेशन था? तो कॉप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस, कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस एंड कॉप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्सेस, उसमें क्लासिफिकेशन में हमने देखा था। ठीक है, देन हम लोग क्लासिफिकेशन इसमें नॉन कॉप्लेनर में देखा था, उसमें नॉन कॉप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कॉप्लेनर पैरेलल फोर्सेस और नॉन कॉप्लेनर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस का क्लासिफिकेशन हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ द फोर्स। कोई भी फोर्स होता है उसका मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, उसका जनरल लाइफ में हम लोग कहाँ एप्लीकेशन देखते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जनरल एक्सपीरियंस से ही एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे आप सबके घर में डोर होते हैं या फिर गेट होते हैं। जब भी हम लोग गेट को या फिर डोर को जब खोलते हैं ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं। कोई भी डोर का कोई भी पार्ट में हम लोग पुश करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं। एंड द डोर इज रोटेट अबाउट द हिंज पॉइंट। डोर क्या करने लगता है? एक हिंज पॉइंट में रोटेट करने लगता है। ठीक है, तो सिंपल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। फोर्स लगाए, डोर इज रोटेटिंग अबाउट द वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, चलो सिंपल से यहाँ पे समझो, ये डोर है आपका। ये डोर में आप सिंपल से क्या करते हैं, इसको ओपन करने के लिए यू अप्लाई द फोर्सेस एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे आप फोर्स लगाते हैं। When you apply the forces, the door is rotate about the hinge point. These are the hinge point, right? तो यहाँ से ये डोर क्या करने लगता है? रोटेट करने लगता है इस पॉइंट के अबाउट में। तब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे फोर्स का क्या हुआ? मोमेंट अप्लाई हुआ। फोर्स का मोमेंट यहाँ पे अप्लाई हुआ बोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स आप मोमेंट ऑफ द फोर्सेस का देख सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में यदि हम डिफाइन करेंगे मोमेंट को यहाँ के अकॉर्डिंग में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वी अप्लाई द फोर्सेस एंड द डोर इज रोटेटिंग अबाउट द वन पॉइंट, रोटेटिंग अबाउट द वन पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में इफ यू डिफाइन द मोमेंट, सिंपली वी कैन डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द, वी अप्लाई द फोर्सेस, द एबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, ability of force to produce rotational motions, राइट? ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द फोर्स। सिंपल से समझो, यहाँ पे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स का ही तो एबिलिटी था ना, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने पर ही तो ये रोटेट कर रहा है। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द फोर्सेस टू प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशंस। कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि वो रोटेशनल मोशंस वहाँ पे ला देता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ द फोर्सेस बोलेंगे। सपोज दिस एग्जांपल्स, यहाँ पे इसको हिंज कर दो, यहाँ पे इस पॉइंट पे हिंज कर दिया मैंने, यहाँ से अप्लाई किया, इट विल बी रोटेट लाइक दिस। यहाँ पे ये स्टेप से रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ द फोर्स, मतलब वहाँ पे उसको मोमेंट बोलेंगे, फोर्स के थ्रू मोमेंट अप्लाई हुआ बोलेंगे। इसमें से कुछ टर्म होते हैं उसको समझते हैं पहले, फिर हम लोग और एक डेफिनेशन का मोमेंट का लिखेंगे। सपोज वन बॉडी मैंने लिया, दिस इन वन बॉडी, राइट? टू पॉइंट्स देयर, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए एंड एंड बी एंड, राइट? समझना यहाँ पे चीज को। मैंने क्या किया, इस पे बी पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया एंड दैट फोर्स इज द एफ। मैंने ये फोर्स अप्लाई किया यहाँ से और यहाँ पे बी ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट को मैंने हिंज किया क्योंकि यहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं पे हिंज होना चाहिए। तो यहाँ पे ए पॉइंट इज हिंज कर दिया मैंने ए पॉइंट को। एंड द हिंज करने के बाद नाउ हम लोग डिस्कस किया फोर्स यहाँ पे लगाया, तो लाइन ऑफ एक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। यदि फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, आप उसके स्ट्रेट लाइन ऊपर में ऐसे खींचते हो स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शंस बोलते हैं इसको, राइट?
दिस है लाइन ऑफ एक्शंस है, ये फोर्सेस का। अब यहाँ से यहाँ हिंस किया तो इसका डिस्टेंस भी तो कुछ होगा ना, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोज ये हिंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इज सपोज टेक द डी, यू कैन टेक एनीथिंग, ठीक है। हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं वेयर, इंपॉर्टेंट है, वेयर एफ इज, एफ क्या है आपका, अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स, एंड डी में ध्यान देने का थोड़ा सा, डी क्या है आपका, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस टू द पॉइंट जहां से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दिस डिस्टेंस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। सो डी इज द परपेंडिकुलर distance from perpendicular distance of line of actions of force to the point, to a point, to the point। सिंपली यहाँ से डिस्टेंस को बहुत ध्यान से समझना है। डिस्टेंस क्या है आपका, जिस भी पॉइंट के थ्रू आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट से जहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स का है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डी को। देन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्सेस मीन्स m which is indicated by m is equal to force applied multiply by which one, perpendicular distance of line of actions to the point। so ये मोमेंट का आपके पास क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दैट फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो ये आपका मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप डिफाइन करना चाहोगे, फॉर्मूला के बेसिस पे आपका मैथमेटिकली आप यदि डिफाइन करना चाहते हो मोमेंट ऑफ फोर्सेस को, देन हाउ वी डिफाइन, सिंपली राइट। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं आप, यदि आप इसको मैथमेटिकली यदि डिफाइन करना चाहते हैं इस मोमेंट ऑफ फोर्स को, देन हाउ विल डिफाइन। तो सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। यदि सिंपली मैथमेटिकली आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल देखिए, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा है स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो सिंपली यू कैन राइट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड the distance which is perpendicular distance between the line of actions of the forces and to the point, ठीक है, that is the moment of the forces about जिस point से निकाल रहे हैं उस point के moment, ठीक है। let me write this, चलो इसको लिखते हैं। तो moment of the force is the product of force applied and perpendicular distance between the line of force to the point is called moment of force about that point। तो हम लोग उसको मोमेंट ऑफ फोर्स, उस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपली अब यहाँ मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अब इसी को सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, वर्ड में लिख दिया। तो मोमेंट इज द फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द
between the line of actions of the forces to the point. ठीक है, that is called the moment of the forces about this point, about a point. Simply this is the definitions of the moment of the force. अब मैंने क्या लिया है, अब यहाँ पे दो बॉडी मैंने लिया है, फर्स्ट बॉडी एंड द सेकंड बॉडी. इसमें भी दो पॉइंट है आपका ए बी एंड हियर इज आल्सो द ए एंड बी पॉइंट्स. इन द फर्स्ट केसेस यहाँ पे सपोज कर लो मैं ए पॉइंट को फिक्स कर दिया एंड फोर्स अप्लाइड, सेम फोर्स इज अप्लाइड हियर एट अ बी पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज d, suppose between this point and the line of action of this forces is d. First cases. Now second case में मैंने क्या किया कि second point पे fix कर दिया and force is applied in at this point and the force is same forces, F forces, here also F forces and distance is also same. यहाँ से यहाँ तक d distance है दोनों का. चलो अब फर्स्ट केस में देखते हैं क्या हो रहा है, किस किस डायरेक्शंस में इसको रोटेट करें उसको ध्यान से देखना है. समझो यहां से, ठीक है. दिस पॉइंट इज फिक्स, ए पॉइंट इज फिक्स एंड द फोर्स इज अप्लाइड हियर, फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. सो नाउ सी द रोटेशंस. कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका, कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आपका इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो कि क्लॉक के एंटी है. मतलब जो क्लॉक जो रोटेशन करता है, क्लॉक की जो सुई होती है हमले का, उसका जो रोटेशन होता है उसका एंटी जा रहा है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है ना. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज. सिंपल सा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस बोलेंगे, रोटेशंस, रोटेशन. ठीक है, यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया, ए पॉइंट पे फिक्स है, देन रोटेशंस इज अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. बट इन द सेकंड केसेस लेट्स सी व्हाट हैपेंड. मैंने फिक्स कर दिया दिस पॉइंट and now I am applying the force to this, so it will be rotated in the clockwise directions. ये आपका रोटेशंस आपका किस टाइप से होगा, तो ये रोटेशंस आपका ऐसे होगा जो कि क्या है, आपके क्लॉक के डायरेक्शंस, क्लॉक का जो रोटेशंस होता है उसी के डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशंस, क्लॉकवाइज रोटेशंस इसको बोलते हैं. ठीक है. तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो एक आपका कौन सा, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द फोर्सेस. दो पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज द क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट and second is anti-clockwise moment, anti-clockwise moment. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन में हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं, द मोमेंट, द टेंडेंसी ऑफ द मोमेंट टू रोटेट द बॉडी इन द clockwise directions is called the clockwise moment and the tendency of the moment to rotate the body in the counter clockwise directions या फिर anti clockwise directions, that is called the anti clockwise moment simply, right. and यदि हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं यहाँ पे, मोमेंट, सपोज दिस, द मोमेंट इज द फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें इट मींस d. ठीक है, अब हम लोग इसका यूनिट का बात करते हैं, यूनिट. देन फोर्स को हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, तो फोर्स इज न्यूटन एंड द डिस्टेंस इज मीटर. तो इसका यूनिट अब इसका क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएंगे आपका. सिंपली एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इज न्यूटन एंड मीटर, न्यूटन मीटर. इसका ऐसा यूनिट हो गया. अब नेक्स्ट चीज कंसीडर करना है, देखो ध्यान से, मोमेंट जो है ना, इसके पास में क्वांटिटी तो है. सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल्स, force applied is 10 Newton and the distance between this is 3 meter, then moment अब जब calculate करोगे तो force applied that is 10 Newton multiply by 3 distance, then this will be 10 multiplied by 3 is 30 Newton meter. केवल हम लोग 30 न्यूटन मीटर मोमेंट को जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट. केवल हम लोग 30 न्यूटन मीटर अप्लाइड हो रहा है मोमेंट बोलेंगे तो दिस इज नॉट ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट. व्हाई? बिकॉज मोमेंट हैज ऑलवेज डायरेक्शंस. डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं,
या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर ये क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, तो मोमेंट को हम लोग कंप्लीटली यदि डिफाइन करना चाहते हैं तो क्वांटिटी के साथ साथ यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस ऑफ द रोटेशंस ऑफ द मोमेंट, राइट। सो द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस में क्या है, इसके पास क्वांटिटी भी है एज वेल एज द डायरेक्शन। सो द क्वांटिटी विच हैज द magnitude as well as the directions, that is called the vector quantity. So it is a vector quantity, right? ये क्या है, moment of the forces is a vector quantity because it has the magnitude as well as the directions. Only if you specify by the magnitude like 30 Newton meter, this is not a complete information about the moment. So when you say that यदि हम लोग इस केसेस का मोमेंट निकाले हैं तो रोटेशन इज विच डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। सो आइदर वी हैव टू फर्दर, मतलब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका हम लोग साइन कन्वेंशंस का बातें करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली से अभी बात कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस हो रहा है, तो यू कैन स्पेसिफाई बाय दिस, ये ऐसे डायरेक्शंस बना दो, ये इंडिकेट कर रहा है कि द मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। एंड इस केसेस में यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्सेस 3 मीटर यदि डिस्टेंस है, देन मोमेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 30 न्यूटन मीटर एंड द रोटेशन अबाउट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो यू कैन स्पेसिफाई विद दिस। सिंपल सा यदि मोमेंट पूछा है आपको, एक तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर 30 न्यूटन मोमेंट इज अप्लाइड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लिखना पड़ेगा, देन देयर इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, राइट। चलो अब यहाँ तक डिस्कस कर लिया हम लोग। अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड फोर्सेस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देम और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी व्हेन वी अप्लाई द फोर्सेस और व्हेन वी अप्लाई द मोमेंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने सेम बॉडी ऐसे कुछ ले लिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने सिर्फ फोर्स अप्लाइड किया, देयर इज नो फिक्स पॉइंट और एनीथिंग, जस्ट फोर्स अप्लाइड मैंने किया, देन इमीडिएट इफेक्ट इस पे क्या हो सकता है, मतलब इस पे इफेक्ट क्या हो सकता है, इट विल बी मूव इन द लीनियर डायरेक्शन, मतलब सीधे से आप फोर्स लगाओगे ऐसे बॉडी पे तो ये मूव करेगा ऐसे लीनियरली। लेकिन यही मोमेंट को यदि आप एक पॉइंट के अराउंड फिक्स कर दिए एंड व्हेन वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस, देन इट विल बी प्रोड्यूस द रोटेशनल मोशन, so we can write here the effect of the force is to produce the linear displacement। यदि आप कोई भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो लीनियरली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन वहीं पे आप मोमेंट लगाते हो कोई भी बॉडी पे तो वो रोटेट करेगा इन द, या फिर इस डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स द फोर्स प्रोड्यूस linear displacement and moment of force, or simply moment produces the angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। द फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वहीं पे हम लोग मोमेंट का बात करेंगे, द मोमेंट विल प्रोड्यूस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखते हैं इसका साइन कन्वेंशंस कैसे लेते हैं, राइट। यदि कोई भी मोमेंट अप्लाई कर रहा है, सपोज दैट द नंबर ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, हम लोग का ये बॉडी है, हियर इज द ए पॉइंट, हियर इज द बी पॉइंट, हियर इज द सी पॉइंट। सपोज one force is applied in these directions and one force is applied in these directions. This is F1 और this is F2 and इसका जो डिस्टेंस है, सपोज इसको R1 ले लेते हैं यहाँ से, मतलब पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट A to the line of action to the F1 is R1 and यहाँ का डिस्टेंस को R1 लेते हैं, या R2, सॉरी दिस इज R2, ओके। अब ये सिचुएशंस में हमें कैलकुलेट करना है द टू फोर्सेस या फिर फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, मतलब एक से ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है और वहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है मोमेंट अबाउट द ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट में हमें वो मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें उस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट कैलकुलेट करना है, राइट। सो
द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट व्हेन वी कैलकुलेट, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं किस किस फोर्स के लिए, तो F1 फोर्सेस के लिए एंड द F2 फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ये F1 है, F1 जो फोर्सेस लग रहे हैं इधर C पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज R1, सो द मोमेंट सिंपली F1 मल्टीप्लाई बाई R1 इज द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट में और एक फोर्स बॉडी काम कर रहा है, तो इस फोर्स का भी मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट द रोटेशंस ऑफ दिस मोमेंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, बट F2 का ध्यान दो, F2 का जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका रोटेशनल जो इस पॉइंट के अबाउट में आपका हो जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, सो द वन फोर्सेस इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस और एक फोर्स जो लग रहे हैं आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो सिंपल सा ध्यान दिया बॉडी को, इस बॉडी इस पॉइंट के अबाउट में हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है और एक फोर्स आपका यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या होगा, इस फोर्स इधर इसको रोटेशनल प्रोड्यूस कराएगा और ये जो फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में दैट विल बी एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का काउंटर बैलेंस करते हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं और एक रिजल्टेंट आपको मोमेंट मिलेगा जिसके अबाउट में बॉडी एक्चुअली में मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स आपका इधर मूव करना चाह रहा है और एक फोर्स आपका इधर मूव करना चाह रहा है, तो दोनों काउंटर बैलेंस करेंगे और एक आपका रिजल्टेंट मोमेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट मोमेंट, जिसके थ्रू एक्चुअली बॉडी आपका रोटेट करेगा। लेकिन उसको लाने के लिए हम लोग को इस मोमेंट जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमें कंसीडर करना पड़ता है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि मोमेंट जो है वो बॉडी को दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, दो डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, वन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज DR, एंड सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज DR डायरेक्शंस। तो हमें किसी एक डायरेक्शंस को दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस लाइक दैट और काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे, तो किसी एक डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, किसी एक डायरेक्शंस को नेगेटिव लेना पड़ता है। सपोज आप दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो काउंटर वाइज को पॉजिटिव लीजिए तो आपका क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एज्यूम करता हूं काउंटर क्लॉकवाइज इज टेकन एज द पॉजिटिव, मैं ले रहा हूं पॉजिटिव और दिस इज टेकन नेगेटिव, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन क्या ले रहा हूं कि काउंटर क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं एंड द क्लॉकवाइज जब रोटेट कर रहा है उसको मैं क्या ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं साइन कन्वेंशन। इसमें साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन नहीं होना है, आप कोई भी साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि कौन सा साइन कन्वेंशन आप लिए हैं और उस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने तक जो साइन कन्वेंशन आपने चूज किया है वही साइन कन्वेंशन के थ्रू ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स इसमें प्रॉब्लम में आएगा तो आपको पहले फर्स्ट में आपको साइन कन्वेंशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आई हैव टेकन द काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट द पॉजिटिव और क्लॉकवाइज इन द नेगेटिव, सो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सिंपल से आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट अबाउट द ए पॉइंट और हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया कि काउंटर क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होंगे, तो ये फोर्सेस को कंसिडर करो, दिस इज रोटेटिंग द बॉडी इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, यहाँ फिक्स है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आपका काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन ये फोर्सेस F2 इज द मोमेंट, सबसे पहले क्या हो जाएगा, F2 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज R2, सो दिस विल द F2 मल्टीप्लाई बाय R2 इज द मोमेंट। लेकिन इसका साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, इसमें कोई इशू ही नहीं होता है कि आप कौन सा साइन कन्वेंशन लें, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, आप कोई भी साइन कन्वेंशन चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपने क्या लिया है। अब सपोज कर लो ये जो रिजल्टेंट जो मोमेंट आएगा, सपोज रिजल्टेंट मोमेंट आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो रिजल्टेंट जो मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपने पॉजिटिव यहाँ पे आंसर आया है
आपने पॉजिटिव को साइन कन्वेंशन किसको लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब द फाइनली द एक्चुअल बॉडी विल बी रोटेट अबाउट द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इफ यू गेट द आंसर दैट इज नेगेटिव, मतलब इस रिजल्टेंट मोमेंट को आप निकालोगे, यदि उसका आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी नेगेटिव किसको कंसिडर किए हैं, क्लॉकवाइज को। इसका मतलब एक्चुअल जो बॉडी है वो किधर रोटेट कर रहा है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट कर रहा है। तो ये सिंपल से ये है साइन कन्वेंशन का। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है, आप कोई भी साइन कन्वेंशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब मोमेंट को ना कैलकुलेट करने के लिए एक जनरल सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें आपको करने के बाद में मोमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी में एक फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, दैट इज द एफ फोर्सेस, एंड ये बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके। ए पॉइंट इज हियर, सपोज ए पॉइंट हियर, एंड बी पॉइंट इज हियर, एंड सी पॉइंट इज हियर। 3 पॉइंट का हमने इस बॉडी के अंदर में डिफाइन कर दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड द सी पॉइंट। अब ये जो फोर्स लग रहा है, सो द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शंस, लाइन ऑफ एक्शंस, लाइन ऑफ एक्शंस, ये फोर्सेस क्या है। ठीक है, तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम लोग क्या जानते हैं, रिजिड बॉडी में कोई एक फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को आप कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन शिफ्ट दिस फोर्सेस टू द एनी पॉइंट इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट व्हाटएवर द प्रोड्यूस बाय दीस फोर्सेस। ये फोर्स जितना भी इफेक्ट इस बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, इस फोर्स को आप कहीं भी रिप्लेस कर दिए, कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, आपको उस बॉडी में जो इफेक्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट बी पॉइंट, एंड मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द सी पॉइंट। तीनों पॉइंट के अबाउट में इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट का कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, एंड सेकेंड इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस टू द पॉइंट। मतलब उस पॉइंट से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किस पे, लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो हमें यदि कैलकुलेट करना है इस फोर्स के अबाउट में, देन वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है हम लोग का, सपोज हम लोग लेते हैं दिस इज द r1, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस टू द पॉइंट ए। ठीक है, आप निकाल सकते हैं हम लोग मोमेंट अबाउट दिस फोर्सेस, तो दैट इज द फोर्सेस, बिकॉज दिस द फोर्सेस, यही फोर्स तो लग रहा है ना, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द बी पॉइंट। उसके लिए भी क्या चाहिए, आपका फोर्स तो है आपके पास, क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किससे, लाइन, परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस टू दिस पॉइंट। तो यहाँ से भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा, एंड दिस डिस्टेंस सपोज दिस इज r2। अब हम लोग यहाँ पे मोमेंट अबाउट बी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज फोर्स अप्लाइड, दिस फोर्स इज अप्लाइड, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन टू दिस पॉइंट is r2, then the moment about b point is f into r2। Similarly यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं this distance is suppose r3, then the moment about the c point is equal to f multiply by r3। तो इस टाइप से आप मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट में। बस रिमेंबर दैट, एक चीज बस यहाँ पे याद रखना है कि ये जो डिस्टेंस जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शंस टू दैट पॉइंट। अब इस टाइप का कोई भी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप नहीं ले सकते हैं, यू कैन नॉट दिस, दैट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ द फोर्सेस टू द पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कपल के बारे में। कपल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोमेंट दैट इज कॉल्ड द प्योर मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे उसको। तो आज के लिए थैंक यू।